नमस्कार दर्शकों। मैं अनिल नागपाल आवाज़ इंडिया के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको मिलवाने के लिए ले चल रहा हूं मुंबई नगर के एक बहुत ही मशहूर विधायक श्री दिलीप मामा लांडे से। तो बिना ही अधिक समय नष्ट किए मैं सीधा मामा से आपकी बात करवाता हूं। मामा नमस्कार। नमस्कार। तो मामा सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो अभी तक का राजनीतिक सफ़र रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे यहाँ पर पहुँचे, थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में बताइए प्लीज़। इस मुंबई शहर के अंदर बिजनेस के सिलसिले में काम करते रहा। उसी सिलसिले के अंदर शिवसेना मराठी आदमी के लिए उनके न्याय हक के लिए लड़ने वाली संस्था, वो पार्टी के साथ उनका मराठी और मराठी आदमी के लिए जो लड़ना था वो देख के शिवसेना के साथ में शामिल हुआ और कार्यकर्ता शिवसैनिक बन के लोगों की सेवा करते रह गए। उसके लिए देखते देखते हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का एक जिम्मेदार शाखा प्रमुख पद मेरे को दिया। अच्छा। उस पद से सम्मान किया और शाखा प्रमुख बनने के बाद संगठन और संगठन की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहा। अच्छा संगठन हुआ, उस संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा की। वो देखते देखते शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने मुंबई महानगर पालिका के लिए जिम्मेदारी दे दिया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से मुंबई महानगर पालिका में चुन के आया और वहाँ से नगर सेवक बन के, इस नगर का सेवक बन के लोगों की सेवा करने का शुरू हो गया। तो आपने जैसा बताया कि आपने लोगों की सेवा प्रारंभ की, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा देखिए, मेरे घर के अंदर तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने लोगों को मदद करना, लोगों के हित में काम करना और किसी के ऊपर अगर अन्याय होता है तो उसका आवाज़ उठाना, ये जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमको सिखाया था वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, लोगों को मदद करने का काम करते थे। अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके साथ में खड़ा रह के उसको न्याय देने का काम करते थे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया आपने ये बहुत सेवा का काम किया, आप 3 दफ़ा कॉरपोरेटर चुने गए और फिर उसके बाद चौथी दफ़ा जो है आपने जब विधायक के लिए चुनाव लड़ा तो आप विधायक भी बन गए। तो इस पूरे सफ़र में जनता की किस प्रकार की परेशानियां थी जो आपको नज़र आई? एक कैसा है, जब नगर सेवक लोगों ने मेरे को बनाया तो इस नगर के अंदर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो उनको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा। पानी है, लाइट है, अच्छी सुविधा होना चाहिए। मूलभूत सुविधा के अंदर टॉयलेट है, पैसेज है, रास्ते है, वो मिलना चाहिए। उनके बाल बच्चे के लिए गार्डन होना चाहिए, खेलने के लिए मैदान होना चाहिए। ये सब सुविधा बीएमसी के माध्यम से लोगों को देना, ये बीएमसी की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ। और वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए लोगों ने मेरे को नगर सेवक बनाया और उस नगर सेवक का काम है कि उस नगर का सेवा करना। हाँ। उस नगर के लोगों को जो मूलभूत सुविधा हो, उनके एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, जो तकलीफ आती है उसको मदद करना। तो वो सब काम जो लोगों को ज़रूरत है, जो विकास के लिए करना है, उस नगर का विकास करना है, जिस लोगों ने अपने ऊपर विश्वास रख के इस नगर के लिए, उनके एरिया के लिए चुन के दिया है, तो एरिया का डेवलप होना चाहिए। उस एरिया के अंदर लोगों को बीएमसी के तरफ से जो सुविधा देना है वो देने की जिम्मेदारी है।
वो पूरा करने का काम करता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आप काम करते हैं, जो लोगों को सेवा कर रहे हैं और उनके लिए जो भी तकलीफ़ें उन्हें दूर कर रहे हैं। अब एक मुख्य मुद्दा जो मेरे दिमाग में आ रहा है, सवाल जो दिमाग में आ रहा है कि आपने इतने साल जो जनता की सेवा की है, तो ये सेवा करते समय कुछ अड़चनें भी कभी रास्ते में आई होंगी। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की अड़चनें आपके रास्ते में आई और उनको कैसे आपने दूर किया? देखिए, अगर राजनीति में काम करना है हम्म, तो उसको कहा जाता है राज यानी नीति। अच्छा। तो उसमें तो अपने अपोजिट वाले तो तकलीफ देना, विरोधक का नाम ही होता है ना, विरोधक। जी जी। तो अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम है विरोध करना। इसलिए लोगों की सेवा करते वक्त, जिस नगर में अपने को नगर सेवक बल के चुन के दिया, उस नगर को डेवलप करते वक्त और अच्छा काम करते वक्त, विरोधक का खुद का दुकान चालू रखने के लिए वो तो ऐसे काम में विरोध करते रहते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के लिए, लोगों के हित का काम करते वक्त, लोगों को विश्वास में लेके काम करते वक्त, लोगों का आशीर्वाद अपने सर पे होने से ऐसे लोगों को कुछ तकलीफ होता है। ये लोग कितना भी चाहे, लेकिन लोग पब्लिक के आशीर्वाद से, जिस लोगों का विश्वास है, जिस लोगों ने चुन के दिया है और उनके आशीर्वाद से, उनके विश्वास से, ऐसे विरोधक कितने ही भुगते रहे, कितने चिल्लाते रहे, तो भी उससे कुछ होता नहीं। और मैं तो उधर नज़र भी नहीं देता हूँ। मेरा काम है लोगों की सेवा करना, मेरी जिम्मेदारी है इस विभाग का विकास करना, मेरी जिम्मेदारी और लोगों का काम, ये साथ में लेके मैं विभाग का विकास करता हूँ, लोगों को मान सम्मान देता हूँ और वही करते रहूँगा। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि मुंबई नगर में सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, उसमें कई दफ़ा लोगों को परेशानियाँ होती हैं। बरसात यहाँ पे जो 4 महीने काफ़ी होती है, उसकी वजह से बहुत जगह सड़कें ख़राब हो जाती हैं और लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि जो भी उनके चुने हुए नेता है वो इस समस्या का ज़रूर ध्यान रखें। तो आपने इस दिशा में क्या क्या काम किए हैं? देखिए, मुंबई शहर के अंदर रास्ते ये चौड़ा होना चाहिए। जी। लोगों को रास्ते की बहुत ज़रूरत होती है और इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति आदरणीय रतन टाटा साहब ने कहा था कि जिस सिटी के रोड डेवलप, वो सिटी डेवलप। हाँ, ये बहुत सही बात बोली है। तो उसके लिए मैं, लोगों ने चुन के देने के बाद रोड अच्छे होना चाहिए। बीएमसी के प्लान से जो रोड जितना चौड़ा है उतना चौड़ा करके लोगों को देने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए इससे पहले 20 साल में कोई लोगों ने काम नहीं किया था, वही काम मैं 3 साल के अंदर इस चांदीवली विधानसभा में पूरा करके दे रहा हूँ। बहुत खूब। उसमें कुर्ला अंधेरे का रास्ता है, वो 70 फीट चौड़ा है, लेकिन किसी ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। लोगों ने चुनने के बाद सबसे पहला कुर्ला अंधेरे रास्ता चौड़ीकरण का काम शुरू किया। 70 से 80% काम पूरा हुआ और लोगों को लगता था कि कोई नहीं कर सकते। वो लोगों को मैं दिखा दिया कि अगर दिल में रहेगा, मन में रहेगा, तो आपका सिटी डेवलप हो सकता है। हमारे शहर के पॉलिटिक्स लोग, आप लोग ने चुन के देने के बाद जो वादे किए हैं वो अगर पूरे करेंगे तो अपना सिटी डेवलप होएगा। हाँ। इसलिए मैं चुनाव के माध्यम से जो वादे किए थे वो सभी वादे मैं पूरा किया हूँ और करते रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले टेन्योर में अगर आप जीत जाते हैं तो आपने क्या लक्ष्य अपने लिए रखा हुआ है कि पब्लिक के और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप खास तौर से ध्यान देंगे? नहीं, कैसा है, ये चांदीवली विधानसभा के अंदर ज़्यादा स्लम है। इन लोगों को रास्ते, पानी, यही सुविधा ज़्यादा होना थी जी। और इस चांदीवली के अंदर रास्ते अच्छे नहीं थे। हर साल कौन सा ना कौन सा पार्टी, कौन सा ना कौन सा पक्ष बारिश में खड्डे होने से आंदोलन करते थे। मैं भी खुद करता था। इसलिए लोगों ने चुन के देने के बाद
ये चांदिवली के जितने रोड डेवलप करना था, हाँ हाँ। जितना रोड चौड़ा करने का था, सभी काम हाथ में लिया और सबसे ज़्यादा पहला प्राधान्य दिया तो रोड डेवलप करने के लिए। हाँ हाँ। इसलिए कुर्ला अंधेरी हुआ, काजूपाड़ा हुआ, तुम्हारा नारी सेवा सदन रोड हो गया, तुम्हारे हीरानंदानी का रोड बना दिया, तुम्हारे लेक होम का रोड हो गया, तुम्हारा पवई विहार का रोड हो गया, विजय विहार का रोड बना दिया, तुम्हारा DP9 बना दिया, इसके बाद में तुम्हारा विजय विहार का रोड हो गया। ऐसे बहुत से रोड जो इससे पहले किया नहीं था, वो सभी रोड चौड़ा करके सीमेंट कंक्रीट के बना दिए। हाँ हाँ। अभी इनका 10 साल का गारंटी है, 10 साल इसके ऊपर खड्डा नहीं गिरेगा बहुत खूब। और लोगों को तकलीफ नहीं होगा। नहीं, वाकई में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आया है, वो काफ़ी लोग इसके बारे में बोलते भी हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो एक और क्षेत्र है जिसमें आम जनता की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, वो है चिकित्सा का क्षेत्र। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कोई यहाँ पर आपको अड़चनें नज़र आई, कोई दिक्कतें नज़र आई जिस पर कुछ काम हुआ हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर, ये आपको कहा कि मैं स्लम ज़्यादा है और यहाँ पे गवर्नमेंट का BMC का एक भी हॉस्पिटल नहीं था ये चांदिवली के अंदर। तो कोरोना के माध्यम से लोगों को कितना तकलीफ होता है वो लोगों ने भी नज़दीक से देखा है, मैं भी देखा है। और इससे पहले भी हमारे राजावाड़ी जाने के लिए 1 घंटा लगता है, साइन जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। इसलिए कभी कभी पेशेंट उधर तक पहुंचता भी नहीं। अच्छा। ये मैं देखा है आँख से। इसलिए दिल में ये था कि लोगों ने चुन के देने के बाद इस चांदिवली के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाँ हाँ। और इसलिए चुनाव के माध्यम से लोगों को कहा था कि 250 बेड का मैं हॉस्पिटल बना के दूंगा। लेकिन महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से 290 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ। काम शुरू हुआ है, पहला हमारा पूरा हुआ है। और एक अच्छा हॉस्पिटल हाँ हाँ। लोगों को आरोग्य के हेल्थ के लिए एक सुविधा नज़दीक होने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल का काम पूरा कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और उसी तरह जो अभी नया स्कीम लाया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने, अपला दवाखाना। अच्छा। तो वो दवाखाने के माध्यम से, उस डिस्पेंसरी के माध्यम से सुबह और शाम लोगों को मुफ्त मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अच्छा। हेल्थ की सुविधा देने का काम शुरू है। बहुत खूब। उसमें से अपने चांदिवली के अंदर 5 डिस्पेंसरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से लिया हूँ। अच्छा। और वहाँ पे स्लम के लोगों को मुफ्त चिकित्सा हो, इलाज हो, अच्छा। ये सब मुफ्त मिलता है। और अच्छे सुविधा मिलने से इस मुंबई शहर के लोग खुश हैं। बहुत अच्छा है, ये एक बहुत बढ़िया काम है। ये अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक आवश्यकता थी वो कोविड के दौरान थी, जब पूरा संसार इस परेशानी से जूझ रहा था। तो उस समय सिर्फ एक अस्पताल ही नहीं, लोगों की और भी बहुत सारी अपेक्षाएं थी। तो उस समय आपने किस प्रकार अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखा, थोड़ा सा उसके बारे में उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? कोरोना के माध्यम से हर आदमी अपने जान को डरता था। लेकिन उस वक्त लोगों को मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी थी जी। और मैं आपको कहा कि मैं मेरा फ़र्ज पूरा करते वक्त मेरे बाल बच्चे छोड़ो, मेरे खुद की जान की भी परवाह नहीं रहती है। बहुत खूब। तो उस कोरोना के माध्यम से मेरे दोनों बेटे लोगों के सेवा के लिए, कोरोना के माध्यम से लोगों को मदद करने के लिए हम लोग रोड पे 14 घंटा 16 घंटा काम करते थे। लोगों को जहाँ मदद चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाती थी। हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो 7 हिल हो, बाबा हॉस्पिटल हो, राजेवाड़ी हो, KM हॉस्पिटल हो, यहाँ पे वहाँ के डीन को मिलके रिक्वेस्ट करके मेरे विभाग का पेशेंट को एडमिशन मिलना चाहिए। अच्छा। जल्दी से जल्दी उनको दवा मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए। इसलिए मैं हर दिन 14 से 16 घंटा काम करता था। तो इसी चीज़ को जोड़ते हुए मैं एक चीज़ देख रहा था कि आपकी सरकार ने अभी लाडली बहन
जो योजना प्रारंभ की है, तो थोड़ा इस योजना के बारे में कुछ बताइए। इसकी अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है, आगे और इस योजना में आपका क्या करने का इरादा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हम्म, एक किसान का बेटा है हम्म, और वो गरीब घर से आए हैं। जी। उन्होंने गरीबी देखा है, इसलिए उस वक्त उनकी माँ स्कूल के बच्चों को ट्रिप पे जाना है, स्कूल का ट्रिप जाता है, हाँ हाँ। तब 10 रुपये कहाँ से देने का ये सोचती थी। वो उनके नज़र में था, उनके दिल में था, इसलिए उनको महाराष्ट्र के माँ बहनों की सेवा करने का मौका मिला। तब उनके दिल के अंदर उनके माँ आ गई और दिल के अंदर से माँ का जो आशीर्वाद था हम्म, वो उनको महाराष्ट्र के माँ बहन के चरण में रखने का था, वो सम्मान देने का था। इसलिए महाराष्ट्र के सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लाई। उस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में रहने वाले कौन से भी जात के हो, कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी प्रांत के हो, कौन से भी पार्टी के हो, वो उनके नज़र में नहीं था। उनके नज़र में यही था कि महाराष्ट्र में रहने वाली हर स्त्री, हर महिला मेरी माँ बहन है। बहुत खूब। और उस माँ बहन का सम्मान करना, मैं एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, महाराष्ट्र का एक प्रथम नागरिक हूँ, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के माँ बहनों को सम्मान के लिए मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लाया। उस योजना के माध्यम से सभी समाज के माँ बहनों का सम्मान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। उसी तरह उनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से मेरे चांदीवली विधानसभा के अंदर 41,000 माँ बहनों का सम्मान करने का, बहुत खूब। सेवा करने का संधि मेरे को मिला। 41,000 महिलाओं को लाड़की बहन योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिला, उनके खाते में पैसा गया और वो ज़िंदगी भर उनके खाते में वो पैसा जाते रहेगा। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की वजह से उनकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है और 41,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। लेकिन आपके हिसाब से ये कितने बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए लगभग? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि सभी को मिलेगा। जी जी। सबने वो फॉर्म भरना चाहिए, वो स्कीम में पार्टीशन लेना चाहिए। उस स्कीम में शामिल होके जो गवर्नमेंट का रूल है वो रूल से डॉक्यूमेंट्स देके हाँ हाँ। अपना नाम वहाँ रजिस्टर करना है। ठीक है। और महाराष्ट्र शासन से मिलने वाला लाभार्थी बनना है, यही कहना है। तो आगे भी ये लाभ इन बहनों को मिलता रहेगा? ये हमेशा मिलते रहेगा। वो किसकी भी सरकार आए तो भी मेरे महाराष्ट्र के माँ बहनों को आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो सम्मान योजना शुरू की है वो कोई रुका नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और हम किसी को रुकने नहीं देंगे। इस दफ़ा जो महाराष्ट्र में चुनाव हैं इसमें बहुत अधिक पार्टियां भाग ले रही हैं, तो मल्टी पार्टी चुनाव होने की वजह से यहाँ पर कोई ख़ास आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई परेशानियाँ आ रही हैं या कुछ उसका फ़ायदा मिल रहा है आपको? देखिए, ये तो चुनाव है और अपने हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है जी। उस संविधान से सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। तो इसलिए कौन सी भी पार्टी इस मैदान में आएगी तो भी हमारे शरीर के कार्यकर्ताओं को उसका कोई डर नहीं। हाँ हाँ। जिनको आना है आ जाइए, हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपके सामने खड़े रहेंगे। लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद और हम जो लोगों की सेवा के माध्यम से जो विकास किया है, जो लोगों को सुविधा चाहिए थी, लाइट्स हो, पानी हो, रास्ते हो, खेलने के लिए मैदान हो, गार्डन हो, ये जो लोगों को ज़रूरत थी वो सब दिया है। और इसलिए
ओनली कौम के नाम पे नहीं काम किया हो। बहुत अच्छे। और इसलिए मैं मेरे चांदौली वासियों को कहता हूँ कि इस वक्त कौम के नाम पे नहीं काम के नाम पे वोट देना है और वो लोग देंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस चुनावों में यदि आपकी पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप आगे फिर से काम करना चाहेंगे जनता के लिए? इस महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के सीएम ने अपना वचननामा दिया है, लेकिन कल ही इस चांदौली के अंदर सीएम साहब मेरे को आशीर्वाद देने के लिए लोगों का दर्शन लेने के लिए आए थे, मतदारों का। अच्छा। उस वक्त ये चांदौली के अंदर लोगों को जिसकी ज़रूरत है वो उन्होंने कहा कि आपका विधायक बहुत अच्छा है, जो भी कुछ मामा मांगता है आप लोग के लिए वो देने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बढ़िया। इसलिए वो मैं इस चांदौली के विकास के लिए मैं जो दिलीप मामा मांगेगा वो यहाँ पे पूरा करूँगा। उसी तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मोहिली विलेज है, ग्रीन बेल्ट है, वो ग्रीन बेल्ट हटाऊँगा। अच्छा। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह पे डिग्री कॉलेज बना के दूंगा। यहाँ पे एक टेक्निकल कॉलेज नहीं है, जिसको मराठी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI, वो नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के जगह पे मैं बांध के दूंगा। और उसके साथों साथ हमारे ईस्टर्न सबब में, ये मुंबई शहर के अंदर ईस्टर्न सबब में ये बाल बच्चों को बैठने के लिए एक भी चौपटी नहीं। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि मामा ने मेरे को कहा था कि पवई तालाब ब्यूटिफिकेशन करके एक अच्छा पब्लिक को, इन बाल बच्चों को अपने फैमिली के साथ बैठने के लिए बना के देगा। कल उन्होंने सबके सामने कहा कि पवई तालाब के बाजू में ब्यूटिफिकेशन करके अच्छा चौपटी बना के देने का काम मेरा है। अच्छा। वो मैं पूरा करके दूंगा। उसी तरह अभी रास्ते हुए, पानी की समस्या दूर हो गई, लोगों को मूलभूत सुविधा मिला। अभी अपना चांदौली और आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए डिग्री कॉलेज बना रहा हूँ, टेक्निकल कॉलेज बना रहा हूँ, पवई तालाब का सुशोभीकरण करके अच्छा एक चौपटी वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए बना रहा हूँ। साथों साथ इस मेरे चांदौली के अंदर गरीब के बच्चे IAS IPS बनने के लिए एक स्टडी रूम बना रहा हूँ, एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ, और उनको जैसा अविनाश धर्माधिकारी ने क्लासेस शुरू किया है उसी धरती पे यहाँ पे मुफ्त उनको क्लासेस शुरू करने का काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ और करूँगा। एक और मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि मुंबई क्षेत्र में आम तौर पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% के आसपास रहती है। तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े? लोकसभा के अंदर देखा, उससे पहले भी देखा हम लोग ने कि वोटिंग बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारे पार्टी की तरफ से हम हर फाइल के अंदर, मतदार यादी के अंदर 5 कार्यकर्ता का जिम्मेदारी दिया है कि वो कौन से भी पार्टी के हो, कौन से भी समाज के हो, कौन से भी प्रांत के हो, लेकिन जो वोटर है उनको रिक्वेस्ट करके वोटिंग करने के लिए लेके जाना है और उनको रिक्वेस्ट करना है। वो हम काम शुरू किया है। हमको पूरा भरोसा है लोगों के ऊपर कि लोग हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको रिक्वेस्ट को स्वीकारते वक्त हमको सपोर्ट करेंगे। और इस वक्त जो आप कह रहे 48%, 50%, इस वक्त 65% के ऊपर वोटिंग होएगा। बहुत खूब। ये अगर 65% हो जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। तो अब आगामी चुनाव में, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चांदौली के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो मैं 3 साल में किया हूँ। आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर आप चाहते हैं वो चांदौली का विकास, आपको साथ में लेके, आपको विश्वास में लेके, सभी धर्म के, सभी प्रांतों के लोगों को विश्वास में लेके इस चांदौली का विकास करने का काम किया। बहुत बढ़िया।
अभी कोई कोई लोग आपको ये भी दिखाएंगे कि हिंदू है। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, हाँ मैं ज़रूर हिंदू हूँ, लेकिन वो हिंदू हूँ कि मैं सभी समाज, सभी प्रांत के लोगों का सम्मान करने वाला हिंदू हूँ। इसलिए आप इस वक्त मेरे चांदोली वासी, मेरे मतदारों, आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, चांदोली के विकास के लिए, चांदोली के लोगों के सम्मान के लिए इस वक्त कौम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट दीजिए। इतना आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। धन्यवाद। मामा, आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब चंद दिन बचे हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।